गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उनकी जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका होती है वो अलग अलग होती है। यह इसका पहला भाग है। इसमें हम और पढ़ेंगे कलपट्टू गांव, मुख्य गली बाजार, गांव की खेती, तुलसी, शेखर, रामलिंगम और करुथम्मा, इनका हम परिचय करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि गांव के जो कुछ बैंक होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो इस प्रकार से हमको ये नज़ारा नज़र आता है। खेती करने वाले नज़र आते हैं, बेचने वाले नज़र आते हैं। तो ये ग्रामीण इलाकों के कुछ चित्र है जो हमको ग्रामीण आजीविका के बारे में बताते हैं। यहाँ हम परिचय करने जा रहे हैं कलपट्टू गांव। भारत के नक्शे पर इसका स्थान है तमिलनाडु में समुद्र तट के पास, और यहाँ के लोगों का व्यवसाय है खेती करना, टोकरी, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंटें बनाना, बैलगाड़ी बनाना जैसे काम करते हैं यहाँ लोग। और इस गांव में कुछ लोग नर्स भी है, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार की सेवाएं देने वाले भी लोग यहाँ हैं, और कुछ लोग दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। तो ये हो गए कलपट्टू गांव में काम करने वाले लोगों के कुछ व्यवसाय। हम बात कर रहे हैं कि ये इस गांव की जो मुख्य गली है वो बाजार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह बाजार की तरह दिखाई देती है और इसीलिए हम इसको मुख्य गली बाजार भी कह सकते हैं। और यहाँ कई दुकान है, जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, और 2 दुकानें बीज और खाद की भी है, जहाँ मतलब खेती के लिए जो बीज चाहिए और खाद चाहिए उर्वरक के रूप में जो होते हैं उसको बेचने के भी ये दुकानें होती हैं। 4 दुकानें हैं, चाय की भी है, जहाँ टिफिन भी मिलता है। मतलब टिफिन का मतलब यहाँ खाने पीने का सामान और हल्की फुल्की चीज़ें भी मिलती है, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है। शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। तो ये मुख्य गली बाजार की कुछ विशेषताएं। चाय की दुकान के बगल में ही लोहार का परिवार है और वो लोहे की चीज़ें बनाने का काम करते हैं। उसी के बगल में एक साइकिल की मरम्मत करने की दुकान है, जहां साइकिल किराए पर भी मिलती है और मरम्मत भी की जाती है। और गांव के 2 परिवार है जो कपड़े धोकर, मतलब जो धोबी है, कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने की और लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। पास का जो शहर है वहाँ जाकर क्या करते हैं, शहरों में जाकर वो काम करते हैं, मकान बनाने के मतलब जो कंस्ट्रक्शन का होते हैं, घर बनाने के जो काम चालू होते हैं उसके वहाँ काम करते हैं। लॉरी चलाते हैं, जो हथगाड़ी वगैरह होती है। तो इस प्रकार से मुख्य गली बाजार की ये कुछ नज़ारा है। और गांव की जो खेती होती है ये गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और सिंचित जमीन पर मुख्यतः यहाँ, मतलब सिंचित जहाँ पानी की सुविधा होती है उस जमीन पर मुख्यतः धान की यहाँ खेती की जाती है। और ज़्यादातर तो जो परिवार होते हैं वो खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार खेती पर ही निर्भर है। और यहाँ आम है, नारियल के बहुत सारे बाग नजर आते हैं, साथ साथ में कपास, गन्ना, केला, इनकी भी फसल ली जाती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि धान की रोपाई जो होता है कर रहे कुछ लोग होते हैं। तो ये जो काम होता है बहुत ही मेहनताना होता है और इसीलिए इसको कमर तोड़ काम कहा जाता है। हम परिचय कर रहे हैं कि उसी गांव की तुलसी नामक एक महिला है, और यह तुलसी अपने बारे में बताती है कि वह रामलिंगम की खेती पर काम करती है। रामलिंगम के बारे में अगर बोलेंगे तो ये इनके पास 20 एकड़ खेती कलपट्टू गांव में है, और शादी के पहले भी वह धान की खेती में मजदूरी करती थी तुलसी, और वह मजदूरी का वो काम करती धान की खेती में। और उसकी जो दिनचर्या है सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वो काम करती थी। और रामलिंगम की जो पत्नी है उन पर नज़र रखती है, उनके काम पर निगरानी रखती है, जो उसका नाम है करुथम्मा।
तुलसी कहती है कि साल के कुछ ही मौके पर नियमित उनको मजदूरी मिलती है और वह जिस वक्त वो बता रही है वह धान रोप रही थी। उसको रामलिंगम पर बहुत ही विश्वास है कि जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो उन्हें निराई के लिए, निराई के मतलब जो कुछ जो धान के पौधे होते हैं बीच में ऐसे कुछ अनवांटेड अनावश्यक कुछ पौधे या कुछ गमसा घास निकलता है, उसको निकालने के लिए जो काम होता है निराई कहते हैं। और बाद में कटाई के लिए भी बुलाएगा, उसको ऐसा विश्वास है। वह कहती है कि बाकी लोगों की तरह वो आसपास के गांव में सस्ते मजदूरों को नहीं ढूंढता है, वो मुझे ही बुलाता है। उसको अपने मालिक पर इतना भरोसा है और इस प्रकार से वह अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी जताती है। तुलसी का पति रमन वो भी एक मजदूर है और उनके पास कोई जमीन नहीं है और इसीलिए उनको हम खेतीहर मजदूर भी कह सकते हैं। और साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की जो दवाई है वो छिड़कता है, फवारनी करता है। जब खेतों में काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है, क्योंकि मतलब क्या है, साल भर में खेती पर या कहीं भी काम नहीं मिलता है तो उनको जब काम नहीं मिलता है तो पास में ही एक खान है, वहाँ से पत्थर उठाने या नदी से बालू जो रेत होती है बांधकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको ढोने का भी उसको काम मिल जाता है। खेत में काम करने के अलावा तुलसी घर के सारे काम करती है। सबके लिए वो खाना पकाना, कपड़े धोना और सफाई करना, ये सभी काम वो करती है। और तुलसी अन्य औरतों के साथ जंगलों में ईंधन के लिए, खाना पकाने के लिए, मतलब चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भी जाती है। और उनको पानी की समस्याओं का भी सामना करता है, क्योंकि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पर बोरवेल है और जहाँ से वो पीने के लिए पानी उनको लाना पड़ता है। उसका पति घर का सामान खरीदने में उनको मदद करता है। तो इस प्रकार से उनकी दिनचर्या, उनका पारिवारिक जीवन, उनकी आजीविका यहाँ चलती है। तुलसी और बताती है कि तुलसी को 2 बेटियां हैं, दोनों ही स्कूल जाती है और वो बताती है कि पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई तो इलाज के लिए रामलिंगम से उनको पैसे उधार लेना पड़ा और उसको चुकाने के लिए उनके पास जो गाय थी उसको बेचना पड़ा। तो इस प्रकार के गांव के जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी ये आजीविका आती है। अगर हम देखें तो जो काम किए जाते हैं दरअसल उनको इनसे पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बन जाता है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारा समय है जो है वो पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। और अगर हम देखेंगे तो इन कामों से उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वे मजदूरी से जो कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है और इसीलिए उनको अन्य काम भी उनको ढूंढना पड़ता है। जैसे हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है और काम न मिलने पर उन्हें कई बार पलायन करना पड़ता है, क्योंकि अगर काम नहीं मिलता है अपने गांव में उनको शहरों की ओर जाना पड़ता है। शहरों की ओर इस प्रकार से जब गांव के लोग चले जाते हैं तो शहरों की जो आबादी होती है वो बढ़ जाती है, झोपड़पट्टियाँ वह बढ़ जाती है। इस तरह का जो पलायन है विशेष मौसम में ही होता है। जनरली अगर देखेंगे कि गांव की अगर फसल समाप्त हो गई है तो उस वक्त उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे समय में उनको काम न मिलने की वजह से उनको मजदूरी नहीं मिलेगी और इसीलिए वो शहरों की ओर वो पलायन करते हैं। मतलब ये विशेष मौसम में ही वो कहीं और काम के तलाश में चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि शेखर, ये भी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है और शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। इसके पहले के उदाहरण में देखे थे कि जो तुलसी है उसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। मतलब क्या है, ये छोटा किसान है और खेत में सारा जो काम होता है वो खुद ही कर लेते हैं और फसल की जो कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की वो मदद लेते हैं और बदले में वो भी उनके खेतों में कटाई करने के लिए वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके आदान प्रदान होता है काम का भी। और व्यापारी शेखर को उधार पर बीज और खाद देता है और बाद में इसे चुकाने के लिए शेखर को कम दामों पर उसी को धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचता तो उसको ज़्यादा दाम मिलता था, लेकिन उसने पहले ही उधार लिया है और इसीलिए उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलते, क्योंकि उसको उधारी चुकाने के लिए वो उसी व्यापारी को उसको अपना धान बेचना पड़ता है।
उधारी चुकाने के बाद उसके, हाँ देखिए, शेखर को खेत से 60 बोरी धान मिलती है और उधारी चुकाने के बाद केवल 8 महीने तक चल सके इतना ही अनाज उसके पास बच जाता है और इसीलिए और पैसा कमाने के लिए उसको और काम करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी गांव में हम देख रहे थे कि रामलिंगम की चावल की खेती है, मतलब चावल की मिल है और उस मिल में वो काम करता है और उससे भी उसको कुछ मजदूरी मिलती है। शेखर के पास एक गाय भी है जो उससे निकाला हुआ दूध सहकारी समिति को बेच देता है, इससे रोज के खर्चे के लिए उसको पैसा मिल जाता है। तो इस प्रकार से शेखर का भी, अब शेखर की भी आजीविका यहाँ चलती है गांव में। हम देखते हैं कि कर्ज लेने पर, जो लोग कर्ज लेते हैं तो उनके ऊपर क्या आपत्ति हो सकती है। कई किसान क्या होते हैं कि जरूरी चीजें खरीदी करने के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे कि मतलब खेती के लिए बीज खरीदी करना है, खाद खरीदी करना है, कीटनाशक खरीदी करने के लिए वो साहूकार से कर्ज लेते हैं। और बीज अगर अच्छी किस्म की नहीं निकली तो उनकी फसल ही बर्बाद हो जाती है और उनको फसल नहीं मिलती है। अगर फसल नहीं मिलेगी तो अपने साहूकार से लिए गए जो कर्जा होते हैं वो चुका नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई परिवार होते, कई बार जो परिवार चलाने के लिए भी उनको पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी दैनंदिन जो जरूरतें होती है वो पूरी करने के लिए भी कभी कभी उनको कर्जा लेना पड़ता है। और बाद में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाते और इसी स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज के तले दब गया। तो ये देखिए, कर्ज के तले दबना का मतलब होता है कि जब वो कुछ काम के लिए कर्जा लेते हैं और कर्जा समय पर चुका नहीं पाते हैं तो उनको उस पर ब्याज नहीं पड़ती है। ब्याज नहीं, अगर हमसे अदा नहीं किया, कुछ अगर नहीं दिया, पे नहीं किया तो किसान का ये कर्जा बढ़ता ही जाता है और दिन ब दिन बढ़ने के कारण वैसी स्थिति में वो किसान कर्ज के तले दब जाता है। और कई क्षेत्रों में अगर देखेंगे किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक भी कर ली है और ऐसे उदाहरण हम अपने आसपास में कहीं भी हम देखते हैं, सुनते हैं। हम समाचार पत्रों में, अखबार की सुर्खियों में भी इस प्रकार की बातें हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तीसरे व्यक्ति है रामलिंगम और करुथम्मा। इनका हम परिचय करते हैं कि जमीन के अलावा देखिए, इनमें रामलिंगम के पास एक चावल की मिल है जो इसके पहले हम शेखर जिस मिल में वो मजदूरी के तौर पर काम करता है, और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए इनकी दुकान भी है। चावल की मिल के लिए उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सा सरकारी बैंक से भी उन्होंने कर्जा लिया है और वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही वो धान खरीदी करते। मतलब ये कि व्यापारी है, ये उस गांव में अमीर आदमी है। मिल का चावल जो होता है वो आसपास के शहरों के व्यापारी को बेचता है, इससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ये रामलिंगम की जो खेती है और इससे रोपी गई जो धान की फसल है, तुलसी जैसे खेती और मजदूर की कड़ी मेहनत का यह नतीजा है। मतलब क्या है, ये जो अमीर होने के कारण क्या है, इनके यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ समझने की कोशिश की है कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र में जो आजीविका होती है उसमें मजदूर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ अन्य व्यवसाय करने वाले लोग भी होते हैं, साहूकार होते हैं। इनके अलग अलग व्यवसाय होते हैं, अलग अलग उनकी परिस्थितियाँ होती है, उनकी अलग अलग आजीविकाएँ होती है। तो इसको हम समझने की कोशिश की है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।